Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsen Munawwar, your biology teacher for MD CAT session. आज के इस लेक्चर में हम क्रोमोसोम एंड डीएनए डिस्कस करेंगे जो कि हमारा लेक्चर नंबर 10 है। तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, इसमें जो कोर्स कंटेंट्स शामिल हैं उसमें क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमेयर एंड टीलोमेयर्स, यानी कि क्रोमोसोम से रिलेटेड जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, जीन एज अ बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जीन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन। तो ये जो डिफरेंट प्रोसेस हैं फॉर द सेंट्रल डॉगमा उसमें हम डिस्कस करेंगे। रेप्लिकेशन में हाइपोथेसिस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे, इसके साथ साथ मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट जो कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था। ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म देखेंगे, जेनेटिक कोड जिसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और इस प्रोसेस को जो कोडॉन फॉर्मेशन के जो प्रोसेस है उसको समझेंगे, और मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले क्रोमोसोम को डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। क्रोमोसोम, सबसे पहले लफ्ज देखिए क्रोमोसोम, क्रोमो एंड सोमा। क्रोमो का लफ्जी मतलब होता है कलर्ड एंड सोमा बॉडी। तो हाईली स्टेन्ड और कलर्ड बॉडी इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग थे जिन्होंने 1882 में डिस्कवर किया। क्रोमोसोम के लिए हम अगर सिंपली डिफाइन करना चाहें तो दैट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल और अपीयर इन डिवाइडिंग सेल। तो इस वजह से हम क्रोमोसोम के लिए एक सिंपल स्केच बनाते हैं कि क्रोमोसोम डिवाइडिंग सेल में अपीयर होता है, तो नॉन डिवाइडिंग सेल में उसकी जगह क्या मौजूद होता है, तो दैट इज क्रोमेटिन। यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड तीनों में डिफरेंस क्या है। क्रोमेटिन नेटवर्क ऑफ जेनेटिक मटेरियल है इन नॉन डिवाइडिंग सेल। तो जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो उस वक्त, फॉर एग्जांपल मैं ये स्ट्रक्चर देखिए, एक क्रोमोसोम है, उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस के अंदर नेटवर्क, एक गुच्छे की सूरत में जो स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा क्रोमेटिन। जब इस क्रोमेटिन मटेरियल की कंडेंसेशन होती है तो उसकी वजह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है दैट अपीयर इन द डिवाइडिंग सेल। मतलब कि जब माइटोसिस या मियोसिस होना होती है तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अपीयर हो जाता है। और जैसे ही सेल डिवाइड करने के बाद अपनी दोबारा नॉन डिवाइडिंग स्टेज में आता है, रेस्टिंग स्टेज में आता है, तो फिर से वो क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डीकंडेंसेशन। अब क्रोमेटिन मटेरियल जो है नेटवर्क की सूरत में था, लेकिन क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में था, जिसका अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक क्रोमेटिड मौजूद होता है और सेंट्रोमेयर। क्रोमेटिड क्या है? दीज आर टू डॉटर स्ट्रैंड, जिस वजह से इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं, ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जॉइंड बाय अ सेंट्रोमेयर। तो एक्चुअली ये सेंट्रल रीजन जो कि क्रोमेटिड्स को ज्वाइन करता है दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोमेयर। अब ये जो तीन टर्मिनोलॉजीज दोबारा दोहराता हूं, क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और क्रोमेटिड आर्म ऑफ अ क्रोमोसोम है। तीनों के टेक्निकल या कीवर्ड्स जो है वो याद रखें, आर्म ऑफ क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड नेटवर्क ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हम ये भी जानते हैं कि क्रोमेटिन जो है वो दो तरह का हो सकता है सेल के पास, हेट्रोक्रोमेटिन जो कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है और यूक्रोमेटिन जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव स्ट्रक्चर है। सो क्रोमेटिन, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड। अगर सेंट्रोमेयर देखें तो सेंट्रोमेयर इज एक्चुअली अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, एक ऐसा रीजन होता है जो कि एक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स को ज्वाइन करने के लिए चाहिए, और इसके स्ट्रक्चर के पास एक पर्टिकुलर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। दैट इज अ प्लेस ऑन सेंट्रोमेयर वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड
तो जिस वक्त माइटोसिस का प्रोसेस या मियोसिस हो रही होती है तो प्रोफेज के टाइम पे क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं ताकि मेटाफेज प्लेट पर उसको अरेंज कर सके। तो उनकी अटैचमेंट काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ हो रही होती है जिसको काइनेटोकोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। यहां पे हमने सेंट्रोमेर के लिए वर्ड इस्तेमाल किया दैट इज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि एक और स्ट्रक्चर जो है एज अ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मौजूद होता है। तो यहां पे हमारी बुक में एक डायग्राम शो की गई इस सूरत में, तो उसके साथ एक स्लाइड सी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो भी शो की गई। इसका मतलब क्या है कि एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है और एक एक्चुअल क्रोमोसोम में जब हम देखते हैं तो उसमें एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी शो होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यूक्लियोलस की ऑर्गेनाइजेशन में इसका रोल होता है। रोल हमारे बुक में मेंशन नहीं है, सिंपली यह बताया गया कि एक क्रोमोसोम के पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो मौजूद होती है। इसके बाद एक और टर्म जो कि डिस्कस की गई दैट इज टीलोमेयर। टीलोमेयर, टीलोमेयर लफ्ज से वाज़ा है, टीलो टेल के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट इज अ स्पेशलाइज्ड नॉन ट्रांसक्राइब्ड, स्पेशलाइज्ड है और नॉन ट्रांसक्राइब्ड रीजन है दैट इज प्रेजेंट एट ईच एंड ऑफ क्रोमोसोम। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पे देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है और इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे जो एंड है सिस्टर क्रोमेटिड के, इस जगह पे यहां पे यू टीलोमर्स मौजूद होंगे जो कि स्पेशलाइज्ड है और नॉन ट्रांसक्राइब्ड रीजन के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। एक क्रोमोसोम जो कि एक जनरल स्ट्रक्चर के तौर पर जब हम देखें तो उसकी कंपोजिशन क्या है, तो व्हाट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ अ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम जो है केमिकली 3 मेजर या 2 बेसिक स्ट्रक्चर और तीसरा एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है। 2 बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए जो है वो 40% तक होता है और प्रोटीन्स 60% होती हैं, लेकिन उसके साथ आरएनए एज अ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, क्योंकि जब उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही होगी तो आरएनए भी बन रहा है, तो इसका मतलब एक क्रोमोसोम के साथ आरएनए की भी एक पर्टिकुलर अमाउंट एसोसिएटेड होती है। एक क्रोमोसोम जो है केमिकली तो इन स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि क्रोमोसोम का जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो उसके सिस्टर क्रोमेटिड को जब फर्दर हम एलैबोरेट करते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ फाइबर्स बनते हैं और जैसे जैसे उसके हायर लेवल्स को देखें तो एक क्रोमोसोम के पास जो डीएनए है उसके स्ट्रक्चर में खास तौर पर मौजूद होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहां पे अगर हम विद रेफरेंस टू न्यूक्लियोटाइड बात करें तो कहा गया कि एक टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम दैट कंटेन 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। तो एक नॉर्मल या टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम में एक्चुअली क्रोमोसोम जो है वो वेरिएबल साइज और शेप के हो सकते हैं। तो कुछ जो क्रोमोसोम है लार्जेस्ट क्रोमोसोम उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम इससे कम हो सकते हैं, लेकिन एक टिपिकल एक जनरल जिसको हम जनरलाइज्ड नंबर की बात करें तो दैट इज 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड। टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जैसे मैंने कहा कि साइज और जो शेप है उसके अकॉर्डिंग क्रोमोसोम डिफर करते हैं, तो ऐसी अरेंजमेंट, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्रोमोसोम की अरेंजमेंट को स्टडी करें, पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसको नाम दिया जाता है कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप जो है ये पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम ऑफ इंडिविजुअल है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के केस में 23 पेयर्स हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 2 से डिफरेंट है, क्रोमोसोम 2 3 से एंड ऑनवर्ड ऑल क्रोमोसोम्स आर मोर और लेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो उनकी जो अरेंजमेंट है, उनका साइज है, उनकी शेप है और अपीयरेंस है, उन तमाम चीजों को स्टडी करने को नाम क्या दिया जाता है? कैरियोटाइप। और इस कैरियोटाइप में हम देखते हैं कि एक्चुअली क्रोमोसोम 4 बुनियादी टाइप के होते हैं, जिसमें टीलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है एंड मेटासेंट्रिक है। इन चारों की अपीयरेंस देखें
तो ऑल क्रोमोसोम एक्चुअली कंटेन सेंट्रोमेयर, यानी कि यहां से ये भी एक बात वाज़ेह होती है कि क्रोमोसोम एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर उसका जो सेंट्रोमेयर है वो लॉस कर दिया जाए, यानी कि एक क्रोमोसोम की एग्जिस्टेंस के लिए उसका सेंट्रोमेयर होना जरूरी है। तो ये पॉइंट आपके लिए एमसीक्यू के रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपीयरेंस शेप बना के नाम पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप का है, या टाइप जो है वो उसका नाम देके तो शेप जो है उसमें से पूछा जा सकता है कि कौन सी शेप जो है वो एक्रोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है या मेटासेंट्रिक है। तो हमें इस रेफरेंस से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। हमने अब कंपोजिशन में बात की है कि एक्चुअली दो हिस्से होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए के बारे में तो हम जानते हैं कि ये एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं क्या ये डीएनए के साथ मौजूदा प्रोटीन क्रोमोसोम में डिफर करती हैं नॉर्मल प्रोटीन से, या वैसी ही होती हैं? इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। न्यूक्लियोसोम्स एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। अब एक्चुअली जैसे कि मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जो डीएनए और प्रोटीन एक्चुअली दो बेसिक पार्ट होते हैं एक क्रोमोसोम के, उसके वजह से जो डीएनए और प्रोटीन्स की एक कॉम्बिनेशन बनती है, एक यूनिक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम को डिफाइन किया गया, दैट इज अ डीएनए डुप्लेक्स दैट इज अप्रोक्सीमेटली 200 न्यूक्लियोटाइड्स that is coiled or wrapped around 8 histone proteins। तो एक्चुअली डीएनए और हिस्टोन का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनता है। कैसे? मिसाल के तौर पर यहां पे देखिए, अगर मैं एक डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहूं तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसका जो डीएनए का फाइबर है दैट इज रैप्ड अराउंड अ पर्टिकुलर हिस्टोन प्रोटीन्स। तो यहां पे अगर आप देखिए तो हिस्टोन प्रोटीन 4 शो की, 4 इसके बैक साइड पे होती हैं, तो एक्चुअली ऑक्टामर बनता है, और इस 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द डीएनए का फाइबर जो है वो रैप किया होता है। और इस रैप की वजह से अगर इसके स्ट्रक्चर जो है वो थोड़े से और इस तरह से एलैबोरेट करें तो ये यूं सारा स्ट्रक्चर जो है वो एलैबोरेट हो जाता है, और उसके अंदर इसी तरह से हिस्टोन प्रोटीन जो है 4 और प्रीवियसली 4 8, तो एक स्ट्रक्चर यहां से लेके इस जगह तक एक कहलाएगा न्यूक्लियोसोम, और ऑनवर्ड न्यूक्लियोसोम जो है वो इन द फॉर्म ऑफ बीडेड अपीयरेंस, जो तस्बीह के दाने हैं उस तरह से अपीयर होंगे, और इनकी फर्दर जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें फिर ये कंडेंस होता जाता है और अल्टीमेटली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक हिस्टोन प्रोटीन। अब इसमें अगर हम ये न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करें तो ये बेसिक पॉलीपेप्टाइड होती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोटीन जो है वो दो तरह की हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अमाइनो एसिड, वो एसिडिक हो सकती हैं या बेसिक हो सकती है। इसके अलावा भी अमाइनो एसिड की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन मेजर टाइप एसिडिक है और बेसिक है। एसिडिक अमाइनो एसिड इसमें लेसर अमाउंट में होते हैं, और बेसिक अमाइनो एसिड जो कि आर्जिनिन है और लाइसिन है, इन दोनों अमाइनो एसिड की वजह से ये पॉलीपेप्टाइड की जो नेचर है वो क्या हो जाती है? बेसिक। यहां पे अब एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि जो एक क्रोमोसोम का ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसमें डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है और प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिस वजह से दोनों का इंटरेक्शन पॉसिबल होता है और वो स्ट्रक्चर कंपैक्ट रहने में कामयाब होता है। तो यहां पे याद रखिए कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, और जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है। किसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन द डीएनए। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज किया जाता है नेगेटिवली चार्ज डीएनए, और उसके इनर साइड पर जो कोर स्ट्रक्चर होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो इस न्यूक्लियोसोम में हम इस बात को कंसीडर करते हैं। जब हम टाइप ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहे थे तो प्रीवियस बोर्ड पे हमने कहा कि क्रोमोसोम जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें टीलोसेंट्रिक होते हैं, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, और इनकी जो पर्टिकुलर अपीयरेंस है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो टाइप्स हैं दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर।
यानी कि अगर टिप पे है तो टीलोसेंट्रिक कहा, अगर स्लाइटली जो है वो माइन्यूट स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड का मौजूद है तो एक्रोसेंट्रिक कहा, अगर अनइक्वल है तो सब मेटासेंट्रिक, और अगर इक्वल जो क्रोमेटिड्स हैं तो उसको नाम दिया मेटासेंट्रिक। और इन्हीं की अपीयरेंस की बुनियाद पर इनको हम आई शेप, जे शेप, वी शेप या एल शेप का नाम भी देते हैं। तो ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम थी। यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम। Number of chromosome in all individuals of same species will remains constant। तो यहां पे देखिए कांस्टेंट का लफ्ज मेंशन किया। अब यहां पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक्सेप्शनल मींस ऐसे इंडिविजुअल जिनमें सेम स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल हनी बीज, जिसमें ड्रोन्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 होते हैं, और जो क्वीन है या वर्कर है फीमेल, उनके केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32 होते हैं। इसी तरह से बाकी डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऐसे मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 22 में जेनेटिक एंड वेरिएशंस में येलो बॉक्स में ये बात मेंशन की गई है कि कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिफर कर सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए देयर आर सम एक्सेप्शंस। हम यहां पे लिख लेते हैं कि सम एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, अब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बुनियाद पर तो डिफरेंट इंडिविजुअल जो है डिफरेंट स्पीशीज के नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफर करते हैं। अगर हम ये की पॉइंट एज एमसीक्यू देखें तो मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो किस में होते हैं? दीज आर इन बैक्टीरिया, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम जो कि मौजूद होता है तमाम बैक्टीरिया में। और अगर यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल लें तो 1 पेयर इन पेनिसिलियम, यानी कि सिर्फ 2 क्रोमोसोम मौजूद होते, और मैक्सिमम क्रोमोसोम जो हमारी बुक में डिस्कस किए गए वो फर्न्स के केस में है अप्रोक्सीमेटली मोर देन 500 पेयर्स। तो ये जो है वो इंडिविजुअल्स की एग्जांपल दी गई कि मिनिमम और मैक्सिमम, लेकिन डिफरेंट इंडिविजुअल के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफर हो सकते हैं ऑफ डिफरेंट स्पीशी। अगर हम एक स्पीशी में देखें तो इंडिविजुअल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। मिसाल के तौर पर आप ह्यूमन की स्पीशी में देखें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर सोमैटिक सेल आर 46, और जर्म लाइन सेल जो कि हैप्लॉइड हो जाते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं 23। इसी तरह से चिंपैंजी की एग्जांपल दी गई, 48 क्रोमोसोम है सोमैटिक सेल में। और मुख्तलिफ इंडिविजुअल की एग्जांपल जो है वो हमारी बुक में 2 जगहों पर मेंशन है। एक आप जब सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 20 पढ़ते हैं, और फर्स्ट ईयर में भी जब आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें ये बात जो है वो मेंशन की गई है। तो आपको एमसीक्यू के रेफरेंस से पूछा जा सकता है। आप एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल जो हमारी बुक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के रेफरेंस से दिए गए हैं उस टेबल को कंप्लीट करेंगे। यहां पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उसके रेफरेंस से एक टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज की जाती है, आइदर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड। अब सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। एक्चुअली ह्यूमन के केस में 23 पेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन को कंसीडर करता हूं तो अगर 23 पेयर्स में से 23 क्रोमोसोम एक सेल में आए जो कि जर्म लाइन सेल है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए तो उसे कहा जाएगा हैप्लॉइड। जब हम बात करते हैं कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम की तो उसे कहा जाता है डिप्लॉइड। लेकिन अगर मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हो तो उसे कहा जाता है पॉलीप्लॉइड। जैसे पॉलीप्लॉइड में ट्रिप्लॉइड हो सकते हैं, टेट्राप्लॉइड हो सकते हैं, पेंटाप्लॉइड हो सकते हैं। तो ये भी एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मली सेल जो है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन पॉलीप्लॉइड जो है वो वीट के केस में और पैरामेशियम में, आप जानते हैं कि पैरामेशियम में 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रोन्यूक्लियाई और एक मैक्रोन्यूक्लियाई, जिसमें से एक डिप्लॉइड होता है और दूसरा पॉलीप्लॉइड होता है। तो ये याद रखिएगा कि पॉलीप्लॉइड स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब अगर हम इस नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड एक एमसीक्यू को डिस्कस करें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सोमैटिक सेल ऑफ मॉस्किटो, जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारी बुक में डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं, कोई भी एक पूछी जा सकती है। तो यहां पे देखिए अल्फा 6 है, बीटा 8, चार्ली 26 एंड डेल्टा 32। सवाल में सोमैटिक सेल वर्ड इस्तेमाल किया गया, मतलब डिप्लॉइड हमें कंसीडर करने हैं।
अब जो मॉस्किटो है उसके अंदर 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बीटा में देखिए 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो कि फ्रूट फ्लाई का नेम है उसमें होते हैं। इसी तरह से चार्ली 26 फ्रॉग में होते हैं, और डेल्टा 32 जो है वो हनी बी के केस में, या क्वीन और वर्कर्स ऑफ हनी बी, अगर हम मोस्ट स्पेशलाइज कहें तो क्वीन और वर्कर ऑफ हनी बी। तो एक्चुअली ये इस तरह से हमें एक क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि नेम जो है इंडिविजुअल का चेंज करके आपकी ऑप्शन जो है वो चेंज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो जीन एज अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। एक जीन जो है सबसे पहले हम इसको कॉमनली कहते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन ये जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है इसकी हम अगर डेफिनेशन करना चाहें तो क्या है, दैट इज एक्चुअली स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सीक्वेंस एंड नंबर, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट कोड फॉर अ फंक्शनल प्रोटीन। तो जीन इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट कोड फॉर अ पर्टिकुलर या फंक्शनल प्रोटीन। इसका मतलब यह हुआ कि एक जो कंप्लीट क्रोमोसोम होता है, मिसाल के तौर पर यहां पे मैं ये कहता हूं कि ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में जो जीन का हिस्सा है फंक्शनल, वो यही सिर्फ एक पार्ट है। तो इसका मतलब जो जिससे प्रोटीन बन सकती है वो हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, जीन। और हम ये भी बात जानते हैं कि पार्टनर ऑफ जीन जो है वो क्या कहलाते हैं, एलील, जो कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड पे मौजूद होते हैं, जो कि कैरेक्टर को डिटरमिन करते हैं, एक ट्रेट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको एस्टैब्लिश करते हैं। इस जीन को हम अगर एक प्रोसेस में देखें कि जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कैसे है, तो जीन फॉर एग्जांपल मैंने ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया, इस डीएनए में से जो कोडिंग रीजन होगा, वो रीजन जो कि कोड करेगा एक पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए को ताकि उससे फंक्शनल प्रोटीन बन सके, वो कहलाएगा जीन। तो इसका मतलब सारा जो डीएनए है वो कोडिंग नहीं होता, बल्कि कोडिंग रीजन ऑफ द जीन, सॉरी कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज अ जीन। इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन होती है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ट्रांसक्रिप्शन। इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की ट्रांसलेशन होती है और इसके मैसेज को कोड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इस प्रोसेस को नाम दिया ट्रांसलेशन। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इसको नाम दिया जाता है सेंट्रल डॉगमा ऑफ अ सेल। तो एक सेल का सेंट्रल डॉगमा है एक्चुअली जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है। हम ये भी जानते हैं कि जो आरएनए है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, डीएनए में, लेकिन प्रोटीन को रिवर्स ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता। तो ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स ट्रांसक्राइब हो सकता है और इसी तरह से डीएनए बनाया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो सबसे पहला स्टेप जो कि डीएनए से डीएनए बनाना है, दैट इज रेप्लिकेशन। तो इस मैकेनिज्म को जानने के लिए कि रेप्लिकेशन क्या है, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली एक कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि अगर डीएनए से डीएनए बनाया जाए, डुप्लीकेशन की जाए या कॉपी बनाई जाए, उसको नाम दिया जाता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म जब वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल पेश किया तो उसके साथ ही एक तजवीज दी कि ये भी मैकेनिज्म जो है वो डेवलप होना चाहिए कि डीएनए से दोबारा कॉपी कैसे बनती है। तो उस प्रोसेस को जानने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने कुछ मॉडल्स एक्सप्लेन किए जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए थे। फर्स्ट वन वाज कंजर्वेटिव, सेकंड इज सेमी कंजर्वेटिव एंड थर्ड वन इज डिस्पर्सिव मॉडल। अब जो कंजर्वेटिव मॉडल था इसके अकॉर्डिंग कहा जाता था पेरेंटल डबल हेलिक्स विल रिमेन इंटैक्ट, मतलब कि जो डीएनए का एक स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, पेरेंटल है, तो वो ये कहते थे कि ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा और
इससे डुप्लीकेशन जो होगी उसमें नया डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो इसकी ओपनिंग या इसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए बगैर बन जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो जो डीएनए का पेरेंटल स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहेगा, कैसे? बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंजर्वेशन। यहां पे अब हमें यह बात पता होनी चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता क्या है। डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेंटेन होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल हेलिक्स। तो हेलिकल स्ट्रक्चर बनने की वजह से, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने की वजह से अरेंज होगा, दैट विल बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन मेंटेन करता है? दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव मॉडल प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो भी नहीं टूटेगा और सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं टूटेंगे। तो यानी कि हमें यहां पे दोनों रेफरेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंजर्वेटिव मॉडल में क्या कंजर्व रहता है। एक कहा जा सकता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंजर्व रहता है, या ये कहा जा सकता है कि कौन कौन से बॉन्ड कंजर्व रहते हैं। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बोथ आर कंजर्व्ड इन केस ऑफ कंजर्वेटिव मॉडल। दूसरा मॉडल जो सेमी कंजर्वेटिव, इससे थोड़ा मॉडिफाई किया गया और इस मॉडल में कहा गया कि एक्चुअली डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रैंड, पेरेंटल स्ट्रैंड क्या होते हैं? ओपन अप होते हैं और इनके साथ जो डॉटेड स्ट्रैंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है और इस वजह से कहा गया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कंजर्व्ड रहेगा लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो डीनेचर होना जरूरी है। कैसे? मिसाल के तौर पर यहां पे देखिए, जब दो स्ट्रैंड थे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए थे। जैसे ही दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग-अलग होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल बी डीनेचर्ड। तो यहां पे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, या इसी को कहा कि सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है वो कंजर्व नहीं रहेगा। डिस्पर्सिव मॉडल देखिए, तो इन केस ऑफ डिस्पर्सिव मॉडल यहां पे डिस्पर्स बिखर जाने से है, जिसमें कहा गया पेरेंटल डीएनए डिस्पर्स हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल था तो इसको वो कहते हैं कि सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं और हर न्यूक्लियोटाइड का कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसके साथ अरेंज हो जाता है और उसके बाद वो डीएनए का मॉलिक्यूल जो है उससे नया जो डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है वो इस सूरत में है और इसी तरह से इधर से भी यहां पे यूं स्ट्रक्चर जो है वो बन जाते हैं। तो मतलब कि इस स्ट्रक्चर में कहा गया कि डिस्पर्स हो जाएगा। यहां पे दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी नेचर ऑफ द डीएनए विल बी डिस्पर्स्ड या नॉट कंजर्व्ड। तो यानी कि की पॉइंट देखिए, कंजर्वेटिव में दोनों किस्म के स्ट्रक्चर कंजर्व रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव में प्राइमरी कंजर्व रहा है और सेकेंडरी डिस्टर्ब हो गया, और डिस्पर्सिव में सेकेंडरी और प्राइमरी यानी कि हाइड्रोजन और फॉस्फोडाइएस्टर दोनों बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना जरूरी है। अब इस तीनों मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए मिचेल्सन एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंटेशन की। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के जरिए यह बात साबित की कि इन मॉडल्स में से कौन सा मॉडल जो है वो करेक्ट है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने बैक्टीरिया चूज किए और बैक्टीरिया को जिस मीडियम में, इसकी जो यूनिकनेस थी वो क्या थी? दैट इज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन आर्टिफिशियल मीडियम। आर्टिफिशियल मीडियम में क्या? अब यहां पे देखिए, सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरियल सेल लिया और उस बैक्टीरियल सेल को N15 मीडियम में, एक्चुअली हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस है उसका बेसिक कंटेंट क्या है? नाइट्रोजन। और उस नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स में से हैवी आइसोटॉप को यूज किया। हैवी आइसोटॉप को क्यों यूज किया गया? क्योंकि हैवी आइसोटॉप जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं और फ्लोरेसेंस शो करते हैं, मतलब ग्लो करते हैं एट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो इस वजह से उन्होंने इसको यूज किया हैवी मीडियम में या हैवी आइसोटॉप में, पहले इसको ग्रो किया। जैसे ही सारे बैक्टीरिया N15 इनकॉर्पोरेट कर चुके थे तो फिर उसमें से बैक्टीरियल सेल लिए और उनको N14 मीडियम में ग्रो किया
फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। कुछ बैक्टीरिया को N14 में रखा, 0 टाइम के बाद ही उसमें से डीएनए आइसोलेट कर दिया। कुछ बैक्टीरिया को N14 में रखा और 20 मिनट्स तक जो है वो उसमें रखा और उसके बाद उसका डीएनए आइसोलेट कर दिया। और कुछ जो थे उसी में से रखे गए N14 मीडियम में और 40 मिनट के बाद उसका डीएनए आइसोलेट कर दिया। यहां पे फिलॉसफी क्या थी कि 0 मिनट, 20 मिनट या 40 मिनट क्यों रखा गया? जब N15 से N14 मीडियम में रखा जाएगा तो बैक्टीरिया जब तक अपनी डुप्लीकेशन नहीं करेगा तब तक उसमें N14 इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता। तो 0 मिनट के बाद किया तो इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन वैसा ही रहेगा। फिर उसके बाद जब 20 मिनट पे लाके किया तो 20 मिनट में हम जानते हैं कि एक बैक्टीरिया 2 में डिवाइड होने के लिए जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको वो 20 मिनट है। इसका मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका होगा, मिनिमम 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका होगा 20 मिनट्स के बाद। और 40 मिनट जब डबल किया टाइम तो इसका मतलब 2 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुके होंगे एट द एंड ऑफ 40 मिनट्स। जब इससे डीएनए हासिल किया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया और उसको स्टेप सेकंड का नाम दिया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पहला स्टेप क्या था? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन आर्टिफिशियल मीडियम। पहले N15 में ग्रो किया, फिर N14 में फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो डीएनए है वो आइसोलेट हो जाएगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इन्होंने डीएनए को डिसॉल्व किया किसमें? सीजियम क्लोराइड में। क्यों? इस सॉल्यूशन को लेने की वजह क्या थी कि जो डेंसिटी ऑफ डीएनए है दैट इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू द डेंसिटी ऑफ सीजियम क्लोराइड। अगर जो सॉल्वेंट है उसकी डेंसिटी कम या ज्यादा होती तो डीएनए के मॉलिक्यूल फ्लोट करते या नीचे बैठना शुरू हो जाते। अगर दोनों की डेंसिटी सेम होगी तो वो फ्लोट या जो बेस लाइन में जो है वो सेटल डाउन होंगे। वो किसकी वजह से होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ द ऑन डीएनए। डीएनए की अपनी डेंसिटी की वजह से वो सेटल डाउन हो सकेंगे। यहां पे अब कहा गया कि इस सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट किए गए ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट और उसको एक डायग्रामेटिक वे में ऑब्जर्वेशन को शो किया। उसमें उन्होंने क्या देखा कि एक्चुअली जो कंट्रोल ग्रुप था, जो बैक्टीरियल सेल लिया था, उसके कंट्रोल ग्रुप से जो है डीएनए जो आया वो N14 जो लेसर आइसोटोप था या लाइटर आइसोटोप था वो डेंसिटी के लिहाज से अपर आ गया। जब N14 मीडियम में रखने के बाद 0 मिनट के बाद सेंट्रीफ्यूज किया गया तो उसकी वजह से पेरेंटल जो था N15 मीडियम वाला, तो इसका मतलब इसके पास दोनों स्ट्रैंड कौन से थे? N15। और जब F1 जनरेशन कंप्लीट की गई तो इसके पास जो डीएनए आया इन दोनों के दरमियान में था तकरीबन। तो इसका मतलब ये N14 N15 हाइब्रिड था, इसी वजह से डेंसिटी के अकॉर्डिंग दोनों के दरमियान में आ गया। और जब F2 जनरेशन मिली, F2 जनरेशन, तो उसके केस में इन केस ऑफ F2 जनरेशन देखा गया कि एक स्ट्रैंड जो है वो हाइब्रिड है और दूसरा टोटल N14 पर ही मुश्तमिल है। तो इस मेथडोलॉजी को स्कीमेटिक डायग्राम एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि ये दोनों N15 मीडियम में थे। इस N15 मीडियम के स्ट्रैंड्स को जब पहली रेप्लिकेशन का फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ तो दोनों स्ट्रैंड ब्लैक सेपरेट होंगे और उसके साथ न्यू स्ट्रैंड बनेंगे जो कि N14 के हैं। तो इसका मतलब दोनों स्ट्रैंड क्या बन गए? हाइब्रिड बन गए। और जब सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा तो ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, ब्लैक एंड ब्लू। अब ब्लैक के साथ जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो N14 का है जिसको हमने ब्लू कलर से डिसाइड किया है, तो ये एक हाइब्रिड बन गया और उसके साथ दूसरा जो है वो N14 वाला। तो सेकंड राउंड एप्लीकेशन में एक हाइब्रिड बनेगा और एक N14 वाला स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा। तो इस मेथडोलॉजी के जरिए उन्होंने जो सेमी कंजर्वेटिव था उसको प्रोमोट किया या उसको अप्रूव किया कि ये स्ट्रक्चर या ये मैकेनिज्म जो है वो इसको सपोर्ट करता है, कंजर्वेटिव इसको सपोर्ट नहीं करता या डिस्पर्सिव भी इस मॉडल को सपोर्ट नहीं करता। इस मेथड के जरिए उन्होंने मॉडल को कंफर्म किया कि सेमी कंजर्वेटिव है,
लेकिन अभी ये बात डिसाइड करना थी कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता कैसे है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। डीएनए रेप्लिकेशन में मैकेनिज्म को जानने के लिए सबसे पहले देखिए हमने ये डिस्कस किया था कि रेप्लिकेशन जो है वो प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग है, यानी कि डीएनए की कॉपी बनाने का प्रोसेस जो है वो रेप्लिकेशन कहलाता है। इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ इसके मेन जो एंजाइम्स हैं या की प्लेयर्स या इसी के लिए हम मशीनरी फॉर द रेप्लिकेशन भी नाम देते हैं, उसकी बात करें तो हेलिकेज एंजाइम है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, प्राइमेज है, डीएनए पॉलीमरेज एंड द टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ये एक्चुअली एक सीक्वेंस में काम करते हैं। सबसे पहले एक डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल की जो अनवाइंडिंग है या ओपनिंग ऑफ द डुप्लेक्स है वो किसके जरिए होती है, हेलिकेज के जरिए। तो एक्चुअली हेलिकेज जो है वो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए करेगा। जैसे ही अनवाइंडिंग हो जाएगी तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन एक्चुअली एक स्ट्रैंड के साथ बाइंड करेगी और उसको रीवाइंड होने से रोकेगी। तो इसे हम कहते हैं मेंटेन अनजिपिंग या स्टॉप द रीवाइंडिंग ऑफ द डीएनए। तो डीएनए की रीवाइंडिंग के प्रोसेस को सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन रोकती है। जैसे ही ये अनवाइंडिंग रहती है तो उसके साथ आके प्राइमेज एंजाइम अटैच होता है जो कि एक प्राइमर ऐड करता है। प्राइमर 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। एक्चुअली प्राइमर की वजह से रेप्लिकेशन इनिशिएट होती है और जैसे ही एक प्राइमर लग जाता है तो उसके बाद उसको इलोंगेट या प्रोसीड करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। तो मैं अगर एक सीक्वेंशियल से डायग्राम बनाऊं तो यूं अगर एक हमारे पास स्ट्रैंड है तो उस स्ट्रैंड पे सबसे पहले आके अटैचमेंट होती है आरएनए पॉलीमरेज की एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का नाम भी देते हैं। जिस जगह से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होगी तो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा जिस जगह पे आके प्राइमेज अटैच होगा और फिर जैसे ही प्राइमेज का सीक्वेंस अटैच हुआ, नाउ अ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम will be attached, so a sequence of nucleotide will be attached and the process will move on। तो एक्चुअली प्राइमेज का काम प्राइमर को बनाना है, सिंथेसाइज करना है और फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अपना फर्दर उस प्रोसेस को इलोंगेट कर देगा। डीएनए पॉलीमरेज देखें तो ये एक्चुअली 3 तरह के होते हैं, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज 1 रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज होता है और इसका फंक्शन जो कि अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है दैट इज सपोर्टिंग रोल। ये सपोर्ट करता है। जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो देखेंगे लेगिंग स्ट्रैंड पे ओकाज़की फ्रेगमेंट्स में जो अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम आ जाए या डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसको सपोर्ट करने में या उसको हम कह सकें कि जो सारा वो प्रोसेस हुआ है उसको एक दफा प्रूफ रीड करने के लिए भी ये काम करता है। तो सपोर्टिंग रोल इन टर्म ऑफ प्रूफ रीडिंग कह सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज रिपेयरिंग का काम करता है पॉलीमरेज 2, जो कि अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस करना या रिपेयर करने के लिए ये काम करेगा। और जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है दैट इज मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम इन केस ऑफ इकोलाई। तो बैक्टीरियल रेप्लिकेशन, हमारी बुक में एक्चुअली बैक्टीरियल रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को ही एक्सप्लेन किया, जिसमें हम कहते हैं मेन रेप्लिकेटिंग है। इसकी कुछ फीचर देखें तो सबसे पहले ये डाइमर होता है, यानी कि 2 सब यूनिट पर मुश्तमिल है, एक्चुअली मेन 2 पार्ट्स पर है। इसके फर्दर मैनी इसके अंदर जो है वो यूनिट्स मौजूद होते हैं, मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जिसके 2 हिस्से बनते हैं। दूसरे नंबर पर डू नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं करता, इलोंगेट करता है। इनिशिएट कौन करता है, प्राइमेज, जो कि प्राइमर की सिंथेसिस की वजह से है। तीसरे नंबर पे मूव एट रैपिड रेट, और रेट लिखा गया 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड। ये पॉइंट भी एमसीक्यू के लिए एक इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोटाइड कितने जो है वो पर सेकंड ऐड कर सकता है इन न्यूली ग्रोइंग स्ट्रैंड। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी
पॉलीमरेज एक्टिविटी किस डायरेक्शन में है। तो अगर ये पॉइंट हम डायरेक्शन के रेफरेंस से देखें तो डायरेक्शन जो है वो क्या होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन न्यूली ग्रोइंग स्ट्रैंड। जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बनेगा। तो इसका मतलब न्यू न्यूक्लियोटाइड किस तरफ ऐड होंगे टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड। तो ये भी पॉइंट एमसीक्यू के लिहाज से पूछा जा सकता है कि न्यूली ग्रोइंग स्ट्रैंड पे जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस पोजीशन पे ऐड हो रहे हैं 5 प्राइम पे या 3 प्राइम पे। तो राइट आंसर इज 3 प्राइम एंड पे। इसी वजह से डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहती है। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू देखें, प्राइमर इन डीएनए रेप्लिकेशन इज डैश इन नेचर। तो जो प्राइमर है, जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड का, उसकी नेचर क्या है? वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, या न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स। अब अगर ये चार्ली ऑप्शन देखें तो ये ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं, दो तरह के होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो अल्फा और बीटा ऑप्शन भी मौजूद है। तो इन केस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये एक कीवर्ड है इसमें, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान हमेशा राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है वो आरएनए इन नेचर। तो हम कहते हैं द प्राइमर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज आरएनए इन नेचर। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड हो गए। अगर ये डीएनए रेप्लिकेशन की बजाय वर्ड इस्तेमाल किया जाए प्राइमर इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, जो कि मशीन के जरिए रेप्लिकेशन जैसा प्रोसेस किया जाता है, तो उसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड की बजाय आंसर क्या हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड कहां मौजूद होते हैं इन पीसीआर। तो ये प्रोसेस जो है हमने प्राइमर के रेफरेंस से देखा, जो कि क्रॉस रेफरेंस पे हमें क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि पीसीआर में, या जो इसमें मेन डिफरेंस है एक वो प्राइमर का भी है, इसके अलावा भी मुख्तलिफ डिफरेंस होते हैं। इन एंजाइम की वर्किंग क्या है? जो डिफरेंट एंजाइम, हेलिकेज है, एसएसबीपी है, उसके बाद प्राइमेज है, लाइगेज एंड डिफरेंट एंजाइम जो कि यहां पे हमने इस्तेमाल किए, उनकी वर्किंग का एक्शन या मोड ऑफ एक्शन क्या है उसको समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म के लिए हमारी बुक में एक डायग्राम बनाई गई, दैट इज रेप्लिकेशन फॉर्क। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन में जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है डुप्लेक्स है, और वो डुप्लेक्स का स्ट्रक्चर एक्चुअली अनवाइंड होता है। किस वजह से? द फर्स्ट एंजाइम इन केस ऑफ अनवाइंडिंग, दैट इज हेलिकेज। हेलिकेज ने अनवाइंड किया, और अनवाइंडिंग के बाद उसको रोकने के लिए जो अनवाइंडिंग को मेंटेन करेगा वो कौन है? एसएसबीपी। अब यहां पे जिस वक्त ये अनवाइंडिंग हो गई तो ये एक प्रोसेस शो किया गया जो कि दो किस्म के स्ट्रैंड्स पे है। एक्चुअली दोनों स्ट्रैंड्स की इनिशिएशन को स्टार्ट करने के लिए कौन आएगा? प्राइमेज एंजाइम, जो कि प्राइमर अटैच करेगा, और उस प्राइमर से आगे रेप्लिकेशन जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम जो है वो स्टार्ट कर देगा। यहां पे देखिए तो एक डीएनए पॉलीमरेज 3 और इस तरफ तो दो सब यूनिट, जैसे हमने लफ्ज इस्तेमाल किया था डाइमर है। यहां पे स्कीमेटिक डायग्राम में तो एक्चुअली शो किया गया है अलग-अलग। एक्चुअली इन रियल सेंस ये डीएनए पॉलीमरेज जो है वो दोनों सब यूनिट एक दूसरे के साथ यूं जुड़े होते हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 की एक्टिविटी क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन इन न्यूली ग्रोइंग स्ट्रैंड। यहां पे याद रखिए कि डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो एंटी पैरेलल डुप्लेक्स है, जिसमें एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम आ रहा है और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जब दोनों स्ट्रैंड्स पे डीएनए पॉलीमरेज के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो अब एक स्ट्रैंड पे जो डीएनए पॉलीमरेज का मॉलिक्यूल है वो इस तरफ को मूव कर रहा है, और दूसरे स्ट्रैंड पे उसके ऑपोजिट है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ने अपनी एक्टिविटी दोनों स्ट्रैंड पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम रखनी है। तो इसका मतलब अगर अपर वाले स्ट्रैंड पे वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर आ रहा है तो दूसरे स्ट्रैंड पे उसको ऑपोजिट जाना पड़ेगा। तो जिस वजह से ये मूवमेंट जो है इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों सब यूनिट की हो रही होती है, और वो मूवमेंट जो है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगी। अब अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट देखें तो उसकी बुनियाद या वजह क्या है? तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। जो डीएनए पॉलीमरेज
टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क मूव करता है वो किस स्ट्रैंड पे होता है? लीडिंग स्ट्रैंड पे। और जिसमें अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क मूव करता है उसे नाम दिया जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। तो मैंने ये एरो से शो किया, लीडिंग स्ट्रैंड पे डीएनए पॉलीमरेज इस साइड पे मूव कर रहा और लैगिंग पे अवे फ्रॉम द, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है ना, तो उससे अवे मूव कर रहा है। दूसरे नंबर पे अब जिस वक्त ये अवे मूव करेगा तो जो मॉलिक्यूल हैं वो तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें अब होगा क्या कि जो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड है, इस केस में जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो अवे द रेप्लिकेशन फॉर्क जा रहा है, उस दौरानिये में एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज का मॉलिक्यूल जैसे ही थोड़ा सा आगे मूव करेगा तो ये यहां से डिटैच होगा और दोबारा प्रीवियस स्ट्रक्चर के साथ आके ज्वाइन करेगा और फिर फॉरवर्ड। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर जो है हेलिकेज की एक्टिविटी इस तरफ को होती जाएगी, जिस वजह से ये थोड़ा सा आगे मूव किया, यहां से डिटैच हुआ और प्रीवियस फिर अटैच हुआ और ऑनवर्ड ये स्ट्रक्चर छोटे छोटे सेगमेंट बनाता जाएगा जिसको नाम दिया जाएगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। लैगिंग स्ट्रैंड पे लीडिंग के मुकाबले में कुछ डिफरेंस होंगे। कौन कौन सा डिफरेंस होगा? लीडिंग स्ट्रैंड पे टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क होगी एक्टिविटी, पहली बात। दूसरे नंबर पे लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन रहेगी, मतलब कि डिटैचमेंट नहीं हुई, एक दफा रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई तो कंटिन्यूअस रहेगी। तीसरे नंबर पे जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसके केस में कोई ओकाजाकी फ्रैगमेंट नहीं बनेगा। और चौथे नंबर पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, लीडिंग स्ट्रैंड में जो स्पीड ऑफ रेप्लिकेशन है, स्पीड ऑफ एडिंग द न्यूक्लियोटाइड इज लेसर देन द लैगिंग स्ट्रैंड। अब यहां पे देखिए, लैगिंग स्ट्रैंड पे जो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वो तेजी से हो रही है, लेकिन थोड़ा वक्फा आता है दरमियान में, जिस वजह से दोनों प्रोसेस जो हैं वो एक खास स्पीड अटेन कर लेते हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। एक पर्सन जो है वो एक गाड़ी जो है वो चलाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। दूसरा पर्सन एक गाड़ी चलाता है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, लेकिन हर किलोमीटर के बाद एक मिनट का स्टे ले लेता है। तो अल्टीमेटली डेस्टिनेशन पे दोनों तकरीबन एक टाइम पर पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्पीड से जा रहा है वो दरमियान में रुक रहा है। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड तो तेज कर रहा है, लेकिन दरमियान में क्योंकि उसमें ब्रेक्स आ रही हैं, जिस वजह से अल्टीमेटली दोनों पे फाइनल डेस्टिनेशन पे एक ही वक्त में दोनों सब यूनिट पहुंच रहे होंगे। लैगिंग स्ट्रैंड देखिए तो उसके मुकाबले में ऑपोजिट है, इसके ऊपर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स एक्चुअली साइंटिस्ट के नेम पे था और ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इनकी लेंथ डिफरेंट होती है। ये भी पॉइंट जो है वो एमसीक्यू के रेफरेंस से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट की लेंथ कितनी है। तो 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स में जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं इनकी लेंथ ज्यादा होती है, और यूकैरियोट में जो 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट, तो यहां पे इसकी लेंथ कम होती है। तो इस बुनियाद पर आप जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट है उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है जिस वक्त अटैच होना होंगे, अब एक पैच एक बना दूसरा बना, तो दोनों पैच को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। उसको जोड़ने के लिए जो एंजाइम आएगा दैट इज डीएनए लाइगेज, तो जिसकी वजह से ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे होंगे, तो डीएनए लाइगेज ये अपना काम करेगा। इस सारे रेप्लिकेशन फॉर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एमसीक्यू डिस्कस करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड? तो लीडिंग स्ट्रैंड का कौन सा फीचर है? पहला अल्फा ऑप्शन देखिए, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, तो ये नहीं है, उस पे तो कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होती है। ये फीचर किसका है? लैगिंग स्ट्रैंड का। बीटा ऑप्शन देखिए, डीएनए लाइगेज एक्टिविटी, तो ये भी लैगिंग स्ट्रैंड पे होती है। वाई? ड्यू टू ओकाजाकी फ्रैगमेंट फॉर्मेशन या ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ द ओकाजाकी फ्रैगमेंट, लाइगेज इज रिक्वायर्ड। चार्ली ऑप्शन देखें, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स फॉर्मेशन, तो ये भी लैगिंग स्ट्रैंड पे बनता है, लीडिंग स्ट्रैंड की प्रॉपर्टी नहीं है। और डेल्टा ऑप्शन देखिए, प्रोसीड्स टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, तो ये वो एक्टिविटी है जो कि लीडिंग स्ट्रैंड करता है। तो टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क लीडिंग स्ट्रैंड आएगा और अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क कौन जाएगा?
लैगिंग स्ट्रैंड। तो एक्चुअली ये डेल्टा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन कंसिडर की जाएगी विद रेफरेंस टू लीडिंग स्ट्रैंड, बाकी तमाम जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड के लिए कंसिडर की जाती है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेप्लिकेशन, क्या एक ही रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है? तो इसका जवाब है नो। रेप्लिकेशन फॉर्क एक डीएनए के ऊपर एक से ज्यादा हो सकती हैं, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक से ज्यादा हो सकती हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, हमने प्रीवियसली कहा कि जो एक स्ट्रक्चर है रेप्लिकेशन का, उसके केस में 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ऐड कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज। तो हम जानते हैं कि टिपिकल क्रोमोसोम के अंदर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, या इसी को हम कहते हैं 1.4 इंटू 10⁸ न्यूक्लियोटाइड। तो इतने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए तो एक्चुअली हमें कई दिन रिक्वायर्ड होंगे सिर्फ एक क्रोमोसोम की ही रेप्लिकेशन करने के लिए। उसके मुकाबले में आप जानते हैं कि जो ह्यूमन के केस में 46 क्रोमोसोम्स एक सेल में मौजूद होते हैं, उसकी रेप्लिकेशन का ड्यूरेशन कितना है? तो हम क्रॉस रेफरेंस में याद करते हैं, जब सेल साइकिल में एस फेज चला था, तो एस फेज सिंथेसिस फेज था जिसमें डीएनए डुप्लीकेशन होनी थी, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना था? ओनली 10 आवर्स। इसका मतलब यह हुआ कि वो सारी रेप्लिकेशन का प्रोसेस ह्यूमन सेल में अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स में होता है, जिसके लिए जो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड की अगर कैपेसिटी देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि 10 आवर्स में उसको कंप्लीट करे, जिस वजह से रेप्लिकेशन के जो यूनिट्स हैं वो एक से ज्यादा बना दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक डीएनए का कंप्लीट मॉलिक्यूल है, तो उसमें एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा रेप्लिकेशन का यूनिट बना दिया जाता है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा। तो इसका मतलब ये डिफरेंट रेप्लिकेशन यूनिट, एक डीएनए पॉलीमरेज इतने हिस्से की सिर्फ रेप्लिकेशन करेगा, अगला यूनिट इस हिस्से की रेप्लिकेशन करेगा। तो इसका मतलब रेप्लिकेशन यूनिट्स बनते जाएंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली काम जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। अब जितना काम एक वक्त में एक एंजाइम ने करना था, उतना काम 4 एंजाइम ने उतने ही टाइम में कर दिया। तो इसका मतलब अगर 4 एप्लीकेशन फॉर्क बनेंगे तो जो एक्टिविटी है वो 25% टाइम में ही हो जाएगी, जो कि 100% टाइम में होनी थी। तो इसमें हम ये बात याद रखते हैं कि एक से ज्यादा रेप्लिकेशन यूनिट हो सकते हैं इन यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। इस रेप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट के बाद डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना जो है वो रेप्लिकेशन था, लेकिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन से फंक्शनल एस्पेक्ट हासिल करने के लिए उस डीएनए से आरएनए की कॉपी बनाई जाती है और आरएनए से प्रोटीन बनाई जाती है। तो डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ट्रांसक्रिप्शन में हमने जैसे कहा कि दैट इज अ कॉपी ऑफ डीएनए will be coded into RNA। तो DNA to RNA is actually considered as transcription। इसके अगर आप स्कीमेटिक डायग्राम देखें तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, कौन सा स्ट्रैंड कोड होगा और कौन सा स्ट्रैंड कोड नहीं होगा, उसके लिए हम इस स्ट्रैंड को नाम देते हैं, एक स्ट्रैंड को नाम दिया जाता है कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड, जो कि ट्रांसक्राइब नहीं होता, और दूसरा टेम्पलेट और एंटायर सेंस स्ट्रैंड, ये ट्रांसक्राइब होता है। मतलब इसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब की जाती है, और जो दूसरा है कोडिंग स्ट्रैंड, उसकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब नहीं किया जाता। तो हमें यह भी एमसीक्यू के रेफरेंस से याद रखना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन से 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड एक आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है। अब ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसमें पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होता, बल्कि डीएनए का पर्टिकुलर रीजन जो कि एक पर्टिकुलर या फंक्शनल प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी रखता है, जिसको हम कोडेड रीजन कहते हैं या कोडिंग रीजन कहते हैं, सिर्फ उसी की ट्रांसक्रिप्शन होगी, जिसकी वजह से आरएनए की फॉर्मेशन होगी। अब यहां पे ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन बबल। फॉर एग्जांपल, ये डीएनए का मॉलिक्यूल था, इस डीएनए के मॉलिक्यूल में से सिर्फ ये हिस्सा था जो कि जीन पर मुश्तमिल था। तो उस स्ट्रक्चर को अगर मैं यहां पे शो करूं
तो बुनियादी तौर पर इसमें से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था उसको मैंने यहां पे बनाया। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जीन मौजूद है और जीन को डायरेक्टली ट्रांसक्राइब नहीं किया जाता, बल्कि उससे पहले एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिसको नाम देता है प्रोमोटर साइट, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को ज्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। तो प्रोमोटर का सिग्निफिकेंस क्या है? दैट इज टू प्रोवाइड एक्यूरेसी टू द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। प्रोमोटर होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है। मैं अगर ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड कंसीडर करूं तो इसमें इस पोजीशन से लेके ऑनवर्ड जीन है, डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस एक्चुअली जीन है। इस 0 पॉइंट से जो प्रीवियस सीक्वेंस होगा इसको अपस्ट्रीम सीक्वेंस या प्रोमोटर साइट कहा जाएगा, या हम इसी को आरएनए बाइंडिंग साइट, आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट का नाम देंगे। एक्चुअली इस 0 से प्रीवियसली कुछ न्यूक्लियोटाइड पहले एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आता है जो कि इंफॉर्मेशन देता है कि यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल दूं इसकी। अगर आप मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं तो मोटरवे पे या किसी भी हाईवे पे ट्रैवल करते हुए आपकी गाड़ी जब गुजर रही होती है रोड से तो साइड पे साइन बोर्ड्स आ रहे होते हैं। पर्टिकुलरली अगर आप किसी पेट्रोल पंप का साइन बोर्ड देखें तो उस पे लिखा होता है कि 5 किलोमीटर वे, थोड़ा आगे जाके फिर से साइन बोर्ड आता है उसी का कि 2 किलोमीटर वे। वो साइन बोर्ड क्यों लगाया गया? ताकि आप अपनी जो डेस्टिनेशन है उसके लिए एक्यूरेसी अटेन कर लें। अगर आपको पेट्रोल रिक्वायर्ड है तो आप 2 किलोमीटर के बाद जो है वो उसको फिलअप करा सके। यहां पे भी 10 न्यूक्लियोटाइड या 35 न्यूक्लियोटाइड पहले एक सीक्वेंस आया जिसने सिग्नल प्रोवाइड किया कि आरएनए पॉलीमरेज जब इतने न्यूक्लियोटाइड गुजरेगा तो यहां से उसको ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है। तो ये एक सिग्नल है फॉर द एक्यूरेसी, ताकि एक न्यूक्लियोटाइड ज्यादा या कम ट्रांसक्राइब ना हो जाए और जेनेटिक कोड डिस्टर्ब ना हो। तो यहां पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में प्रोमोटर की पोजीशन डिफरेंट होती है, सीक्वेंस सेम होता है। ये सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, TATAAT। ये सीक्वेंस एमसीक्यू में पूछा जाता है कि -10 साइट पर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट और -25 इन यूकैरियोट। सीक्वेंस आएगा TATAAT और -35 और -75 इन केस ऑफ यूकैरियोट, दैट विल बी अ TTGACA। ये सीक्वेंस आएगा जो कि सिग्नल प्रोवाइड करेगा प्रोकैरियोट में 35 न्यूक्लियोटाइड बाद जीन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आगे जाके 10 न्यूक्लियोटाइड बाद जीन स्टार्ट हो जाएगा, तो सिग्नल प्रोवाइड करता रहेगा। इसमें जैसे ही सिग्नल तक यहां तक पहुंचता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। अब यहां पे भी डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट ओनली वन काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जो कि तमाम किस्म के आरएनएस बनाता है, लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट 3 काइंड्स ऑफ यूकैरियोट हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं। यूकैरियोट में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि ट्रांसक्राइब करता है राइबोसोमल आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो कि मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो कि ट्रांसफर आरएनए को ट्रांसक्राइब करने की कैपेसिटी रखता है। हम यहां पे मैसेंजर आरएनए के रेफरेंस से मैकेनिज्म देखेंगे कि एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन होती कैसे है। इसमें अब जो भी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जब भी होगा उसके 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करना, उसके बाद इलोंगेशन होना और टर्मिनेशन होना। इनिशिएशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज का मॉलिक्यूल बाइंड करेगा किसके साथ? एट द प्रोमोटर साइट। यानी कि अगर मैं यहां पे ये डीएनए का मॉलिक्यूल कहूं तो इसके साथ ये एक स्ट्रक्चर अटैच हो गया जो कि उसकी प्रोमोटर साइट्स पे है और यहां से 0 स्टार्ट होनी है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज का मॉलिक्यूल जो है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक इसको कहा जाता है कोर प्रोटीन है और दूसरा इसके पास होता है सिग्मा फैक्टर। ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इस पे मूव करता रहेगा और जैसे ही इनिशिएशन पे पहुंचेगा इस एरिया पे जहां से इनिशिएशन होनी है तो इस रीजन पे आके इसका सिग्मा फैक्टर
रिलीज हो जाएगा, फैक्टर रिलीज्ड, और रिमेनिंग कोर एंजाइम जो है वो फर्दर मूव करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब इनिशिएशन के टाइम पे आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड किया, जैसे ही इनिशिएशन के लेवल पे पहुंचा तो सिग्मा फैक्टर उसने रिलीज किया और उसकी वजह से इलोंगेशन प्रोसीड होगी। यानी कि सिग्मा फैक्टर का रिलीज होना इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। अब जैसे जैसे वो फर्दर मूव करता जा रहा है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड करता जा रहा है, जिसकी वजह से आरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसक्रिप्शन बबल में से निकलता जा रहा है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, यानी कि टर्मिनेशन का पॉइंट आएगा, तो कौन सा सिग्नल मिलेगा? तो दैट विल बी जीसी रिच रीजन फॉलोड बाय एटी बेस पेयर। तो यहां से आरएनए पॉलीमरेज का मॉलिक्यूल जो है वो जो निकल रहा था, उसमें डीएनए के मॉलिक्यूल पे जीसी रिच रीजन आएगा फॉलोड बाय एटी। तो इस आरएनए के मॉलिक्यूल में एक हेयर पिन फॉर्मेशन हो जाएगी, हेयर पिन लूप फॉर्मेशन इन आरएनए फॉर टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के पॉइंट पे यहां पे हेयर पिन लूप फॉर्मेशन जो है वो बन जाएगी। इस हेयर पिन लूप फॉर्मेशन की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर, जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी वो फर्दर रुक जाएगी और आरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा और न्यूक्लियस में आ जाएगा इन केस ऑफ यूकैरियोट और साइटोप्लाज्म में आ जाएगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। तो जैसे ही न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए बना, जिसको हम नेसेंट आरएनए कहते हैं, उसकी फैट जो है वो डिटरमिन की जाएगी। अगर प्रोकैरियोट है तो उसमें उसी तरह से उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी, और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से ट्रेवल कराया जाएगा किस तरफ? साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम न्यूक्लियेसिस एंड फॉस्फेटेसिस। तो वो जो प्रोटेक्शन है उसके लिए जो प्रोसेस होता है कहलाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जैसा कि मैंने कहा, दैट इज ओनली इन केस ऑफ यूकैरियोट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, जो आरएनए बन रहा है, वो डायरेक्टली आ रहा है किस तरफ? टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। लेकिन यहां पे न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा और उसको ट्रेवल कराया जाएगा किस तरफ? साइटोप्लाज्म की तरफ। साइटोप्लाज्म में आके उसको प्रोटेक्ट करना है किससे? न्यूक्लियेसिस और फॉस्फेटेसिस थे, ताकि उसकी डिग्रेडेशन ना हो। न्यूक्लियेसिस कौन से? एक्सोन्यूक्लियेसिस, जो कि टर्मिनल एंड से उसको डिग्रेड करने की कैपेसिटी रखते हैं। और ये जो न्यूक्लियेसिस है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक स्ट्रैंड बना था मैसेंजर आरएनए का, वो 5 प्राइम था और 3 प्राइम था। 5 प्राइम एंड को प्रोटेक्ट किया जाता है किसके जरिए? बाय अटैचमेंट ऑफ 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसका फॉस्फेट एंड ही वो फॉस्फेट एंड के साथ जुड़ेगा, जिस वजह से इसको कहा जाता है 5 प्राइम टू 5 प्राइम एंड कैपिंग। तो ये 5 प्राइम एंड पर जो अटैचमेंट होगी, जो इसको प्रोटेक्ट करेगी, वो क्या कहलाएगी? कैपिंग। तो इस प्रोसेस को कहा गया कैपिंग। दूसरे नंबर पे जो 3 प्राइम एंड को प्रोटेक्ट करती है, उस पे 3 प्राइम एंड पे आके पोली ए टेल अटैच हो जाती है, तो इसको नाम दिया जाता है पोली ए टेल। सो द टर्म इज कंसिडर्ड एज टेलिंग। तो इसका मतलब ये जो कैपिंग और टेलिंग से प्रोटेक्ट कर दिया गया पूरे एमआरएनए को फ्रॉम द एक्सोन्यूक्लियेसिस और फॉस्फेटेसिस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये जो प्रोटेक्शन है इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में, इस प्रोटेक्शन की वजह से उस मैसेंजर आरएनए को अब मैच्योर मैसेंजर आरएनए का नाम दिया जाता है, जिसकी फर्दर ट्रांसलेशन हो सकती है। इस मैसेंजर आरएनए के पास जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड थे, ये देखिए, ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मौजूद थे, जो कि कहां से उसने सीक्वेंस हासिल किया था? डीएनए से। ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड रीड करने के लिए ट्रांसलेशन के प्रोसेस में डिफरेंट की प्लेयर्स आते हैं, जिसमें राइबोसोम्स हैं, ट्रांसफर आरएनए है।
लेकिन इस सीक्वेंस की कुछ यूनिकनेस है जो कि कहलाती है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड या कोडॉन इसको नाम दिया जाता है, जो कि सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स है। अब यहां पे इसको 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की वजह से ट्रिपलेट का नाम भी दिया जाता है। यहां पे सवाल ये आता है कि मैसेंजर आरएनए के पास जो ट्रिपलेट है उससे मुराद क्या है। इसका मतलब यह है कि ये जो सीक्वेंस है होगा तो कंटिन्यूस, लेकिन 3 न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनसे मिलके एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड कोड होगा। यहां पे याद रखिए कि उनसे अमाइनो एसिड बनेगा नहीं, कोड होगा। ये एक्चुअली ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, जैसे आप इंग्लिश के वर्ड से उर्दू ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक वर्ड है दैट इज HOW, 3 लेटर्स पे है। फॉर एग्जांपल हम इसको 3 न्यूक्लियोटाइड की तरह कंसीडर करें, ट्रिपलेट है, इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है। कैसे? अब इस लफ्ज को आपने खत्म नहीं किया, सिर्फ कोड किया, इसकी वजह से उर्दू में क्या मतलब है। लेकिन अगर इसी का सीक्वेंस बदल जाए और ये चेंज हो जाए किसमें, WHO, अब ये जो इंग्लिश का वर्ड बना है उसका मतलब बदल गया। हालांकि लेटर वही है, लेकिन उसकी अरेंजमेंट बदलने की वजह से उसका मतलब बदल गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक पर्टिकुलर 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करने की कैपेसिटी रखता है। जब हम जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट कहा तो इसकी प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले जब ये डिस्कवरी हुई तो उसके लिए 3 प्रोबेबिलिटीज जो है उसको एज्यूम किया गया। ये सोचा गया कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 4, तो इसका मतलब 4 अमाइनो एसिड को कोड कर सकते थे। हालांकि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 20। इसका मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी प्रोबेबिलिटी कही गई कि अगर 2 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करें तो इसका मतलब टोटल कितने बन सकते हैं, 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जो कि हम पुनेट स्क्वायर से निकाल सकते हैं। इस 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन से भी हमें पता चलता है कि ये 16 अमाइनो एसिड को कोड कर सकेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि 4 अमाइनो एसिड फिलहाल फिर से रह गए, तो अल्टीमेटली ये अकोमोडेशन भी गलत होगी। और फिर देखा गया कि 3 न्यूक्लियोटाइड, इसको भी हमने गलत करार दे दिया। फिर 3 न्यूक्लियोटाइड के पॉसिबल कॉम्बिनेशन से सोचा गया, तो उससे अगर हम फॉर्मूला दें पुनेट स्क्वायर के साथ ही, तो दैट इज 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैन बी फॉर्म। अब जो 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं तो अमाइनो एसिड कितने हैं, 20। इस 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में टेस्ट किया गया इन 64 कोडॉन को, जो कि किसने किया, ये मुख्तलिफ 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया या इसका टेस्ट किया इन सेल फ्री मीडियम। सेल के अंदर नहीं, सेल से बाहर एक आर्टिफिशियली स्ट्रक्चर बना के मैसेंजर आरएनए का, तो उससे ट्रांसलेशन के जरिए अमाइनो एसिड के प्रोसेस को डिटरमिन करने की कोशिश की। जब ये स्ट्रक्चर उन्होंने देखा तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो बताई। उन्होंने कहा कि एक्चुअली सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि इनिशिएशन कोडॉन जो है वो क्या है, मैथ्यूनिन है। दूसरे नंबर पे कुछ कोडॉन ऐसे हैं जो कि किसी किस्म का अमाइनो एसिड कोड नहीं करते, तो उसके लिए कौन कौन से थे, UAA, UGA एंड UAG। तो ये 3 कोड जो है वो मौजूद थे जो कि इसका सीक्वेंस जो है वो डिटरमिन किया गया। तो स्टॉप कोडॉन में UAA, UGA एंड UAG, ये 3 कोडॉन जो है स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन कंसीडर किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी 61 कोडॉन है जो कि 20 अमाइनो एसिड को कोड करें। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन कही जाती है कि एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कोडॉन एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। 1 अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय more than 1 codon, 1 type of codon, but 1 codon cannot code more than 1
टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। तो यहां पे ये एमसीक्यू के रेफरेंस से बात याद रखिएगा। इसमें जब ये सीक्वेंस उन्होंने बताया तो फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिससे ये चेक किया गया कि जो जेनेटिक कोड है दैट इज यूनिवर्सल। कैसे यूनिवर्सल है? उसमें एक एग्जांपल दी गई कि जो AGA है वो स्पेसिफिक होता है आर्जिनिन इन बैक्टीरिया एंड ह्यूमंस और अदर जो इंडिविजुअल्स अभी तक कोड चेक किया गया उसमें AGA स्पेसिफाई करता है आर्जिनिन को। लेकिन इसके अंदर कुछ कंप्रोमाइज्ड भी था, यानी कि ये जो यूनिवर्सैलिटी है ये किस बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियर जीनोम। ये न्यूक्लियर जीनोम के लिए यूनिवर्सल है, लेकिन जैसे ही हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को क्रोमोसोमल डीएनए के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें अब यूनिवर्सैलिटी मेंटेन नहीं रहती, जिसकी कुछ एग्जांपल हमारी बुक में दी गई। जैसे UGA जो है वो क्रोमोसोमल डीएनए में स्टॉप कोडॉन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के केस में वो क्या हो जाता है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कोड अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन। इसी तरह से AUA जो है वो कोड करता है आइसोल्यूसिन को, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल में वो स्टार्ट कोडॉन या मेथियोनिन के तौर पर बिहेव करता है। AGA यहां पे आर्जिनिन को करता है और उधर वो स्टॉप कोडॉन है। AGG क्रोमोसोमल डीएनए में आर्जिनिन को कोड करता है और उधर वो स्टॉप कोडॉन है। यहां पे ये पॉइंट देखिए कि हमने कहा दो डिफरेंट टाइप के कोडॉन जो है वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, लेकिन एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा टाइप के जो कोडॉन है उससे कोड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेस है इसमें यूनिवर्सल तो है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या क्लोरोप्लास्ट के डीएनए से इसकी जो कुछ हद तक एक्सेप्शंस मौजूद हैं जो कि हमें विद रेफरेंस टू एमसीक्यू पूछी जा सकती है। अब जिस वक्त हम जेनेटिक कोड को डिस्कस करते हैं तो हमने कोडॉन का प्रोसेस सीख लिया कि एक एमआरएनए के पास कोडॉन किस तरह बनते हैं, और उन कोडॉन की ट्रांसलेशन के लिए या उस कोड को प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जिस प्रोसेस की तरफ चलते हैं दैट इज एक्चुअली ट्रांसलेशन। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सेंट्रल डॉग्मा के सेकंड इवेंट को देखिए तो दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को हम सिंपली डिफाइन करते हैं मैसेंजर आरएनए के कोड्स को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड के सीक्वेंस बनाने के लिए यूटिलाइज करना। तो एक्चुअली mRNA टू पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का इवेंट होता कहां पे है? तो दैट विल अकर इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। यहां पे हमें ये याद होना चाहिए कि रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है और न्यूक्लियस में बनने वाला mRNA उसको ट्रांसलेट करने के लिए सप्लाई किया जाता है किस तरफ? टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में आके इसकी ट्रांसलेशन होती है, तो इसका इवेंट लोकेशन जो है वो साइटोप्लाज्म है। अगर हम इस अपने कॉन्सेप्ट को जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से रिलेटेड है उसके लिए एक एमसीक्यू देखें तो दैट इज अ पीस ऑफ डीएनए containing 6000 nucleotides is transcribed and translated into a protein. How many amino acids are required? तो यहां पे हमें एक डीएनए के मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर है या बेसिस का नंबर बताया गया और कहा गया कि अमाइनो एसिड बताइए कि इससे कितने रिक्वायर्ड होंगे एक पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनाने के लिए। तो अल्फा ऑप्शन है 500, बीटा 1000, चार्ली 2000 एंड डेल्टा 3000। यहां पे अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने कहा था कि 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन यह भी याद रखिए कि वो 3 न्यूक्लियोटाइड किसके थे? mRNA के। यहां पे न्यूक्लियोटाइड किसके दिए गए हैं? डीएनए के। तो मैं इस पॉइंट को ही जस्टिफाई करने के लिए अगर कहूं तो एक जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उससे ट्रांसक्रिप्शन के जरिए क्या बनता है? mRNA, और mRNA की ट्रांसलेशन से बनती है प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। ये बात हम जानते हैं। अब डीएनए का मॉलिक्यूल हम जानते हैं डबल स्ट्रैंडेड होता है जिसमें बेस पेयर्स होते हैं। हमें 6000 न्यूक्लियोटाइड्स बताए गए, ना कि
बेस पेयर, बेसिस बताई गई है, बेस पेयर नहीं। तो क्योंकि इन दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड ने ट्रांसक्राइब होना है तो एक स्ट्रैंड बनेगा। अब यहां पे वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि इस दो स्ट्रैंड के पास 6000 न्यूक्लियोटाइड है, तो इसका मतलब mRNA के पास कितने न्यूक्लियोटाइड आएंगे? 3000, क्योंकि एक स्ट्रैंड की सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन होनी है और उससे जो प्रोटीन बनेगी उसके पास अमाइनो एसिड कितने आएंगे? 1000 अमाइनो एसिड। सो राइट ऑप्शन इसमें से क्या होगा? दैट विल बी बीटा। अगर यही सवाल जो है वो कहा जाता अ पीस ऑफ mRNA कंटेनिंग 6000 न्यूक्लियोटाइड, तो फिर हम क्या करते? उसकी ऑप्शन 2000 पे जाते, क्योंकि 6000 जो है एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन रिक्वायर्ड होता है। तो ये एक स्कीमेटिक क्वेश्चन था जिससे हम तीनों प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम ट्रांसलेशन के जो इवेंट्स हैं उसको देखें तो एक्चुअली वो 3 बेसिक प्रोसेस होते हैं। इनिशिएशन होती है, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन होने के लिए कौन कौन से इवेंट्स जरूरी हैं, जिसमें हम जानते हैं कि अगर ट्रांसलेशन के जो की प्लेयर्स हैं उनको देखें तो उसमें हमारे पास तीनों टाइप के आरएनए, जिसमें मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है और ट्रांसफर आरएनए, ये तीनों स्ट्रक्चर्स मौजूद होने चाहिए। उसके साथ साथ इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर एंड रिलीजिंग फैक्टर, ये 3 किस्म के फैक्टर्स भी जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ये भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो एक्चुअली सबसे पहला स्टेप जो है दैट विल बी प्री इनिशिएशन इवेंट्स। कौन कौन से होंगे? सबसे पहले mRNA विल बाइंड विद राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल इन राइबोसोम। तो पहला इवेंट mRNA का राइबोसोमल आरएनए के साथ बाइंड करना है। दूसरा इवेंट अमाइनो असाइलेटेड टीआरएनए सिंथेसिस। एक्चुअली जो एक टीआरएनए का मॉलिक्यूल है उसके साथ अमाइनो एसिड का बाइंड करना, ताकि वो जो एक्टिवेटेड टीआरएनए है वो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर सके। कहां पे? एट द साइट वेयर प्रोटीन्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड। तो एक्चुअली प्रोटीन जहां पे बन रही है उस जगह तक ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर आरएनए को अपने साथ अमाइनो एसिड को अटैच करना जरूरी है। इसके लिए जो एक्टिवेटिंग एंजाइम है जिसको हम नाम देते हैं अमाइनो असाइलेटेड टीआरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम जो है टीआरएनए को अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करेगा। एक पर्टिकुलर टीआरएनए एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कैरी कर सकता है। उसके लिए इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? फ्रॉम एंटीकोडॉन। तो जो एक एंटीकोडॉन है उससे रिलेटेड, फॉर एग्जांपल यहां पे एंटीकोडॉन हो AUG, तो यहां पे वो सीक्वेंस जो है वो कौन सा आ जाएगा? मैथ्यूनिन। इसी तरह से यहां पे एंटीकोडॉन का सीक्वेंस बदलता जाए और अमाइनो एसिड चेंज होता जाएगा। तो यहां पे एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग हमने ट्रिप्टोफैन को कंसीडर किया। अब ट्रिप्टोफैन का जो कार्बोक्सिलिक एंड है वो टीआरएनए के हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है और उस दौरानिये में यहां से हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल की रिमूवल होती है और उसकी वजह से जब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड। तो इस दौरानिये में अब अटैचमेंट हो गई किसकी? एक ट्रिप्टोफैन की एक अमाइनो एसिड की किसके साथ? टीआरएनए के साथ। इस वजह से इसको एक्टिवेटेड टीआरएनए या टीआरएनए ट्रिप्टोफैन का नाम दिया जाएगा। अब यहां पे ये याद रखिए जेनेटिक कोड में जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कोडॉन, तो कौन सा कोडॉन जो है किस अमाइनो एसिड के लिए रिक्वायर्ड है। इसी तरह से पर्टिकुलर एंटीकोडॉन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। तो हमें हमेशा ये एंटीकोडॉन और कोडॉन का पता होना चाहिए। यहां पे ये याद रखिए कि जब हम यहां पे एंटीकोडॉन की बात करें तो दैट इज प्रेजेंट ऑन टीआरएनए एंड ऑपोजिट टू द कोडॉन। जैसे मैथ्यूनिन के केस में AUG कोडॉन है और उसका ऑपोजिट जो है जिसे हम कहेंगे UAC, दैट इज एंटीकोडॉन।
तो इसका मतलब हमें एमसीक्यू में डिफरेंट कोडॉन देके एंटी कोडॉन या एंटी कोडॉन देके कोडॉन का सीक्वेंस पूछा जा सकता है। जब ये अटैचमेंट हो जाएगी तो अमाइनोसाइलेटेड टीआरएनए सिंथेसिस हो गई। नाउ दैट अमाइनोसाइलेटेड टीआरएनए विल बाइंड विद द कोडॉन ऑफ एमआरएनए। जैसे ट्रिप्टोफैन के लिए कोडॉन है यूजीजी, तो इसका मतलब इसका कंप्लीमेंट्री ऑपोजिट सीक्वेंस होगा फॉर एंटीकोडॉन फॉर द ट्रिप्टोफैन। मिसाल के तौर पर यू का जो कंप्लीमेंट्री है वो क्या है, दैट इज ए, जी का क्या है सी एंड सी, तो ये क्या होगा, दैट विल बी एंटीकोडॉन ऑफ टी ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन का एंटीकोडॉन हम कोडॉन को जानते हुए लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स जो हैं वो मेंशन किए जा सकते हैं। अब यहां पे ट्रांसलेशन में हमने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है वो क्या है, ट्रांसफर आरएनए, जो कि ट्रांसफर करेगा अमाइनो एसिड को एट द साइट वेयर प्रोटीन्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड। तो एक टीआरएनए का मॉलिक्यूल जो है उसकी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है उसको शो किया गया हमारी बुक में। अब इसमें इस तरह से आरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद होता है। जब हम उसको इस सीक्वेंस में देखते हैं तो एंटीकोडॉन जो कि कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है, और एंजाइम एक्टिवेशन साइट और राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, ये 3 लोब्स बनते हैं। और इस 3 प्राइम एंड पर हाइड्रोक्सिल की बाइंडिंग होना जरूरी है। तो आप ये याद रखिए कि टीआरएनए का मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड है और उसमें किस पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल के साथ बाइंडिंग हो रही है अमाइनो एसिड की, तो दैट इज एट 3 प्राइम एंड। यानी कि अमाइनो एसिड की टीआरएनए के साथ बाइंडिंग में अमाइनो एसिड का कौन सा रीजन इस्तेमाल हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एंड, हाइड्रोक्सिल ऑफ कार्बोक्सिल एंड, और टीआरएनए का कौन सा रीजन इस्तेमाल हो रहा है, हाइड्रोक्सिल ऑफ 3 प्राइम पोजीशन। तो ये पोजीशन को याद रखिएगा ताकि बॉन्डिंग को समझना आसान हो सके। अब जिस वक्त ये प्रोसेस हो गया, दोनों इवेंट हो गए कि एमआरएनए राइबोसोमल आरएनए के साथ बाइंड कर गया, टीआरएनए अपने पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के साथ बाइंड कर गया। नाउ थर्ड इवेंट जो कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, जिसमें एमआरएनए, राइबोसोम और टीआरएनए का कॉम्बिनेशन बनना है, यानी कि ऐसा इवेंट जिसमें तीनों किस्म के आरएनए एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उस इवेंट को जानने के लिए, यानी कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की जब इनिशिएशन है तो इस इनिशिएशन में होगा क्या, एमआरएनए का मॉलिक्यूल राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा, एमआरएनए के मॉलिक्यूल के साथ एक पर्टिकुलर कोडॉन को रिकॉग्नाइज करते हुए उसके साथ बाइंड करेगा क्या, टीआरएनए, which is actually activated tRNA, the tRNA which contain a particular amino acid। तो यहां पे अगर आप एक mRNA का सीक्वेंस देखें तो हमेशा एक जो mRNA बना है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे होता है। 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ उसकी ट्रांसलेशन होनी है, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, दैट इज इट्स लेडर सीक्वेंस। हमेशा इनिशिएशन कोडॉन से पहले कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा जिसको लेडर सीक्वेंस का नाम देते हैं। उस सीक्वेंस का फायदा क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग ऑफ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के लिए काम करेगा। जैसे ही इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो पहुंचेगा पर्टिकुलर इनिशिएशन कोडॉन पे, तो लार्जर सब यूनिट भी उसके साथ बाइंड कर जाता है। तो यहां पे देखिए स्मॉलर सब यूनिट है, एक टीआरएनए का मॉलिक्यूल है जो कि मेथियोनिन कैरी किए हुए है, मेथियोनिन अमाइनो एसिड है, और इसके लिए एक पर्टिकुलर एंटीकोडॉन होगा। अब जिस वक्त एक टीआरएनए के साथ अटैचमेंट होती है तो नेक्स्ट इवेंट में देखिए कि स्मॉलर सब यूनिट अटैच होगा किधर, लेडर सीक्वेंस के साथ, उसके साथ आके टीआरएनए अटैच हो गया विच कंटेन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। क्योंकि हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन के केस में, तो इनिशिएशन के लिए जो अमाइनो एसिड आएगा
दैट विल बी एन फॉर्माइल मैथ्यूनिन। तो इसीलिए हमने उसका कीवर्ड लिखा एफ मेट, दैट इज एन फॉर्माइल मैथ्यूनिन। जब ये अटैच हुआ तो फिर इनिशिएशन फैक्टर इसके साथ अटैच हो जाएंगे। दैट इनिशिएशन फैक्टर विल रिस्पॉन्सिबल टू अटैच द मैथ्यूनिन, एफ मैथ्यूनिन कंटेनिंग टीआरएनए विद इनिशिएशन कोडॉन। तो ये जो रेड लाइन शो की गई ये 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड है, दैट इज इनिशिएशन कोडॉन, जो कि पर्टिकुलरली एमआरएनए पे कौन सा होता है, AUG। हम जेनेटिक कोड में जानते हैं कि इनिशिएशन हमेशा प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट कहां से होगी, AUG जहां पे आएगा उस रीजन से इनिशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे यहां तक पहुंचेगी तो लार्जर सब यूनिट वो भी ट्रैवल करेगा और स्मॉलर सब यूनिट के साथ ज्वाइन कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट ज्वाइन कर जाएंगे कहां पे, एट एमआरएनए मॉलिक्यूल। अब यहां पे एमआरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो यूं मौजूद है और लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट उसके ऊपर कवर किए हुए हैं, और लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट जैसे ही अटैच होंगे, नाउ द 3 साइट्स विल बी एस्टैब्लिश्ड। यहां पे एक बात याद रखिए कि हम इसको स्कीमेटिक तो शो कर रहे हैं, लेकिन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनते वक्त पी साइट और ए साइट तो मौजूद होगी, लेकिन ई साइट मौजूद नहीं होगी। ई साइट किस वक्त बनेगी, जब इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये ई, पी और ए साइट है क्या, पी साइट कहा जाता है पेप्टाइडाइल साइट, ए साइट कहा जाता है अमाइनो एसाइल साइट, जहां पे नेक्स्ट अमाइनो असाइलेटेड टीआरएनए ने आके बाइंड करना है, और ई साइट एग्जिट साइट के लिए कहा जाता है जहां से अमाइनो एसिड एग्जिट करेगा, या जो टीआरएनए है वो एग्जिट करेगा और अमाइनो एसिड बाइंड कर जाएगा किसके साथ, विद द नेक्स्ट जो टीआरएनए कंटेनिंग अमाइनो एसिड है उसके साथ। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यहां तक कंप्लीट हो गया, यानी कि ये डायग्राम हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। तो उसमें दोनों सब यूनिट राइबोसोम के हैं, उसके बाद ट्रांसफर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी के पास वो कोडॉन मौजूद है, वही सीक्वेंस है जिससे अमाइनो एसिड को कोड करना है। और उसके साथ साथ 2 रीजन्स हैं, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि रीजन्स हैं, जो ए साइट और ई साइट का नाम दिया गया। जैसे ही इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होगा, नाउ द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन विल बी स्टार्टेड। इलोंगेशन में अब एक नए टीआरएनए के साथ, जिसमें हमने देखा ल्यूसीन है, इसके लिए एंटीकोडॉन स्पेसिफिक होगा, जो कि इस कोडॉन को रिकॉग्नाइज करने के लिए आएगा एट द नेक्स्ट साइट ऑफ द एमआरएनए। जब इसकी अटैचमेंट होनी है यहां पे आके, तो ये स्ट्रक्चर इलोंगेशन फैक्टर के साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इलोंगेशन फैक्टर जो है इसको इसके साथ बाइंड करेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहला एफ मैथ्यूनिन भी अटैच है और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो ए साइड पे आके अटैच हो गया। जैसे ही इसकी अटैचमेंट होगी तो एफ मैथ्यूनिन का टीआरएनए से बॉन्ड टूटेगा और किसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, ल्यूसीन के साथ। यानी कि इस रीजन में अब ये वाला जो होलो टीआरएनए है, इसको नाम दिया जाएगा होलो टीआरएनए, यानी कि इसके पास अपना अमाइनो एसिड अब नहीं रहा और इस टीआरएनए को यहां से रिमूव होना है। सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ई साइट। जिस जगह पे पेप्टाइड बॉन्ड बना है उसको नाम दिया जाएगा पेप्टाइडाइल साइट, और जिस जगह पे एक अमाइनो असाइलेटेड टीआरएनए आना है उसको नाम दिया जाएगा ए साइट। तो एक्चुअली तीनों साइट इस जगह पे आके एट द एंड ऑफ इलोंगेशन कंफर्म होंगी, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। अब यहां पे एक और बात याद रखिए कि हमेशा जो पी साइट है उसने कन्वर्ट होना है ई साइट में, ए साइट ने कन्वर्ट होना है पी साइट में। तो मैं इस प्रोसेस को अगर यूं लिखूं ई पी ए, तो हमेशा ए साइट जो है वो कन्वर्ट होगी पी साइट में, पी साइट कन्वर्ट होगी ई साइट में, और हमेशा जो नई साइट जो है वो स्टैब्लिश होती रहेगी वो कौन सी होगी,
ए साइट, तो एक्चुअली न्यू साइट एस्टैब्लिश होगी ए साइट, और जैसे जैसे फर्दर प्रोसेस चलता जाएगा तो ए साइट पी में कन्वर्ट होती जाएगी और पी जो है वो ई में कन्वर्ट होती जाएगी। ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा कब तक? एट द लेवल व्हेन देयर इज स्टॉप कोडॉन एट एमआरएनए। जैसे ही एमआरएनए पर स्टॉप कोडॉन आया तो देयर इज नो एंटी कोडॉन फॉर स्टॉप और नॉनसेंस कोडॉन, सो नो टीआरएनए विल बी प्रेजेंट, जिस वजह से एक रिलीजिंग फैक्टर, यहां पे अब याद रखिए ऐसा कोडॉन जिसके साथ टीआरएनए की बजाय रिलीजिंग फैक्टर अटैच होता है, वो कौन सा है? स्टॉप कोडॉन। ऐसा कोडॉन जिसके साथ जो रिलीजिंग फैक्टर अटैच होता है इंस्टेड ऑफ टीआरएनए, वो क्या है? दैट इज रिलीजिंग फैक्टर, और स्टॉप कोडॉन विल बी द कोडॉन। यहां पे रिलीजिंग फैक्टर अटैच कहां पे हो रहा है? दैट विल बी अटैच्ड एट अमाइनो एसाइल साइट। इनिशिएशन के टाइम पे जो पहला टीआरएनए अटैच हुआ था वो कहां पे था? लैडर सीक्वेंस के साथ कंटिन्यू किया था, और अटैचमेंट हुई थी उसकी किसके साथ? पी साइट पे। और जिस वक्त रिलीजिंग फैक्टर अटैच हुआ है वो पी साइट पे नहीं बल्कि ए साइट पे अटैच हुआ है, जो कि पी साइट में कन्वर्ट नहीं होगी। अब जैसे ही रिलीजिंग फैक्टर अटैच हो गया तो जो टीआरएनए है पी साइट ई साइट में कन्वर्ट हो जाएगी, और साथ ही इससे ये टीआरएनए का मॉलिक्यूल डिटैच हो जाएगा, लार्जर सबयूनिट डिटैच हो जाएगा, स्मॉलर सबयूनिट डिटैच हो जाएगा, और जो प्रोटीन का सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बना था वो भी उससे अलग हो जाएगा। अब ये एक पॉलीपेप्टाइड जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगी, दैट विल बी कंसीडर्ड एज पॉलीपेप्टाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसलेशन के दौरान इनिशिएशन AUG से हुई है और टर्मिनेशन किससे होगी? स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन से, जो कि UGA हो सकता है, UAG हो सकता है और UAA हो सकता है। तो एक्चुअली स्टॉप कोडॉन से ये सीक्वेंस जो है उसकी टर्मिनेशन हो जाएगी और सारे स्ट्रक्चर डिस्पर्स हो जाएंगे। अब टीआरएनए अपने अमाइनो एसिड के साथ अमाइनोसाइलेटेड होगा, और ये वाला प्री इनिशिएशन इवेंट्स जो है वो फिर से होंगे ताकि दोबारा ट्रांसलेशन की जा सके। इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर फर्दर प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं है तो एमआरएनए को डिग्रेड कर दिया जाएगा। यहां पे याद रखिए कि एक एमआरएनए का मॉलिक्यूल एक से ज्यादा दफा ट्रांसलेट हो सकता है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। तो अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो एक ही दफा ट्रांसलेट होगा, डिग्रेड हो जाएगा, फिर दोबारा बन सकता है, लेकिन बाजुकात एक ही एमआरएनए एक से ज्यादा टाइम पे भी ट्रांसलेट होने की कैपेसिटी रखता है। अब ये जो सारा हमने पढ़ा ट्रांसलेशन के सीक्वेंस को, उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू और कुछ ग्लॉसरी टर्म्स को देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। यहां पे एक एमसीक्यू दिया गया, इफ अ एमआरएनए हैव अ कोडॉन, और कोडॉन का सीक्वेंस दिया गया AUG, CCA, ACC एंड UGA। ये तकरीबन 4 कोडॉन जो हैं वो दिए गए। देन पॉसिबल एंटी कोडॉन सीक्वेंसेस ऑन टीआरएनए आर, यानी कि टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन सीक्वेंस क्या होंगे? हम जानते हैं कि हमेशा इनके कंप्लीमेंट्री बेसिस जो है वो एंटी कोडॉन पे मौजूद होंगी। अब मैं अगर इस बात को यहां पे लिखूं कि हमारे पास एमआरएनए का सीक्वेंस है दैट इज AUG, CCA एंड ACC एंड UGA। अब इसमें हमें टीआरएनए बनाना है, तो हम इस पॉइंट को आसानी से ये कह सकते हैं कि A का कंप्लीमेंट्री क्या होता है? दैट इज U का कंप्लीमेंट्री A, C, G, G, U, G, G, और आखिरी सीक्वेंस देखिए जो कि यहां पे इंपॉर्टेंट है, जिसका एंटी कोडॉन नहीं होता। वाई? इट इज एक्चुअली अ स्टॉप कोडॉन और नॉनसेंस कोडॉन। तो इसी से रिलेटेड
पॉइंट देखिए, अगर आप अल्फा ऑप्शन देखें तो इसमें 3, 6, 9 और 12 टोटल 12 न्यूक्लियोटाइड दे दिए। यानी कि इसको रीड करने के बजाय आप सिर्फ ये जान सकते हैं कि हमारे पास जो टीआरएनए का सीक्वेंस बनना चाहिए तो वो तो 3 टीआरएनए आने चाहिए। स्टॉप कोडॉन का तो एंटी कोडॉन होता ही नहीं, तो इस वजह से ये वाला आंसर जो है वो गलत कंसीडर किया जाए। दूसरे नंबर पे ये देखिए, तो ATGCC जब भी हम देखते हैं तो आरएनए के केस में थायमिन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब इसको भी रीड करके टाइम वेस्ट करने की बजाय हम समझ सकते हैं कि थायमिन है, इट मींस ये भी पॉसिबल आंसर नहीं है। इस पे आइए, तो इसमें भी वही किया गया, थायमिन जो है वो लिख दिए गए, ये भी पॉसिबल आंसर नहीं है। तो डेल्टा ऑप्शन यहां पे देखिए, दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर, UAC, GGU एंड UGG, सो राइट ऑप्शन विल बी द डेल्टा, जिसमें 3 टीआरएनए जो है वो अपने 9 जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का कोड होगा। इसी से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो किए जा सकते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि एक कोडॉन है तो इसको रीड करने के लिए एमआरएनए का एक कोड है, इसको रीड करने के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रिक्वायर्ड होगा इन केस ऑफ एंटीकोडॉन, जो कि यहां पूछा गया। दूसरे नंबर पे कहा जा सकता है नंबर ऑफ टीआरएनए कितने होंगे, तो यहां पे 4 नहीं बल्कि 3 टीआरएनए जो है वो रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ एक और बात पूछी जा सकती है कि ये जो एमआरएनए का सीक्वेंस है वो डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पर सीक्वेंस क्या होगा, तो एक्चुअली इसी का कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, जो कि ए का कंप्लीमेंट्री का होता है टी, यू का ए, सी, जी, जी, टी, टी, जी, जी एंड देन यू का ए, सी एंड टी। तो हमें मालूम है कि डीएनए के केस में थायमिन एग्जिस्ट करता है, तो यहां पे इस सीक्वेंस से रिलेटेड देखिए, तो जो चार्ली ऑप्शन है वो डीएनए के टेम्पलेट का सीक्वेंस है, यानी कि हमें डीएनए से आरएनए, आरएनए से टीआरएनए का सीक्वेंस या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी सीक्वेंस जो है वो इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। अब ये सारी बात जो है जिसमें हमने एमआरएनए से टीआरएनए का कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस, तो एक्चुअली ये सारा पॉइंट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जो कि यहां पे हमने ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म में देखा कि इनिशिएशन के टाइम पे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और जैसे ही इलोंगेशन होगी तो इलोंगेशन के दौरान जो सीक्वेंस है उससे रिलेटेड टीआरएनए कंटेनिंग अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड आके बाइंड करेगा। पहले नंबर पे 3 न्यूक्लियोटाइड का जो कोडॉन था या ट्रिपलेट था उसको रीड करने के लिए यहां पे एक अमाइनो एसिड कंटेनिंग टीआरएनए आया। अब जैसे ही इलोंगेशन होनी है तो मैसेंजर आरएनए पर राइबोसोम की ट्रांसलोकेशन होगी, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेट करेंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस नेक्स्ट जाएगा एमआरएनए के ऊपर, जिसकी वजह से नया टीआरएनए अटैच होगा और जो हॉलो या एम्प्टी टीआरएनए है वो इससे उतर जाएगा, जिस वक्त उनके दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, इसका जो बॉन्ड था वो टूट गया और टीआरएनए यहां से रिमूव हो गया और अल्टीमेटली ये प्रोसेस चलता रहेगा अंटिल द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन। तो इस पॉइंट में हम उस कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करते हैं कि कितने टीआरएनए रिक्वायर्ड होंगे और इसी के साथ साथ उन टीआरएनए पर एंटीकोडॉन क्या होगा। तो ये बात जो है वो क्लियर हो गई कि डीएनए का सीक्वेंस क्या है, एमआरएनए का क्या है और टीआरएनए का क्या है। अब इससे रिलेटेड कुछ 2 टर्म ऐसी हैं जिसमें होम्योबॉक्स और होम्योटिक बॉक्स, ये 2 टर्म जो हैं वो हमारी ग्लॉसरी में मेंशन की गई हैं, लेकिन बुक की लाइंस में नहीं है, तो इनको लाजमी जो है वो यहां से रीड कीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करने में आसानी हो। होम्योबॉक्स कहा गया दैट इज सीक्वेंस ऑफ 180 न्यूक्लियोटाइड्स लोकेटेड इन होम्योटिक जीन। अब होम्योटिक जीन क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे। दैट प्रोड्यूसेस 60 अमाइनो एसिड पेप्टाइड सीक्वेंस एक्टिव इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो एक्चुअली इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो 180 न्यूक्लियोटाइड है और उससे 60 अमाइनो एसिड बनते हैं और ये
एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब होम्योटिक जीन जो जिसमें ये होम्योबॉक्स मौजूद होता है, दैट इज सीरीज ऑफ मास्टर स्विच जीन्स दैट डिटरमिन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट डेवलपिंग इन द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट के टाइम पर जो स्ट्रक्चर है वो होम्योटिक जीन, और होम्योटिक जीन कहां पे मौजूद होता है? इन द होम्योबॉक्स। इससे रिलेटेड और मुख्तलिफ जो हमारे तीनों पॉइंट्स थे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, उसमें ये और कुछ टर्म जो है वो ग्लॉसरी में भी डिफाइन की हुई है। अब ये हम जानते हैं कि हमारी बुक की लाइंस में जो लाइंस की जो वर्डिंग है उससे थोड़ी डिफरेंट हो जाती है वर्डिंग ग्लॉसरी में, जिस वजह से बाज़ औक़ात हमें कंफ्यूजन होती है। इसलिए वो वर्ड्स जो कि आपकी लाइंस में, बुक की लाइंस में लिखे गए हैं, उनको आपने लाजमन ग्लॉसरी में भी चेक करना है ताकि दोनों की जो वर्डिंग है उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो कोडॉन की डेफिनेशन दी गई है, लाइगेज की, डीएनए लाइगेज की, रेप्लिकेशन फॉर्क की, रेप्लिकेशन एंड मेनी अदर्स। तो डिफरेंट जो है वो आप अपनी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ग्लॉसरी में देखेंगे कि इन तीनों इवेंट से, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड जेनेटिक कोड, इनसे रिलेटेड अगर कोई टर्म ग्लॉसरी में डिस्कस की गई है तो उसको भी लाजमी देखें। यहां तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।